हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू कर रहे हैं इशू ऑफ डिबेंचर्स के साथ। अब इस साल तो वैसे इस चैप्टर का थोड़ा सा वेटेज कम हो गया है और रिडम्पशन तो ऑलमोस्ट डिलीट सा कर दिया गया, पर नॉर्मल इयर्स में डिबेंचर्स और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स दोनों ही चैप्टर्स मिलाकर आपसे अप टू 6 to 7 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते थे। तो मैं उसी वेटेज के अराउंड आपसे बात कर रहा हूं क्योंकि इस साल टॉपिक्स कम हुए हैं, वेटेज कम नहीं हुआ है, याद रखिए। इस चैप्टर का वेटेज मैं अभी भी बोलूंगा 5 to 6 मार्क्स अभी भी रखता है ये चैप्टर अपने साथ। रिडम्पशन और इशू ऑफ डिबेंचर्स मिलाकर बता रहा हूं। इसके अलावा इस चैप्टर के अंदर हमें बहुत सारी चीजें शेयर से मिलती जुलती पढ़नी है। तो हम देखेंगे कि डिबेंचर्स है क्या, डिबेंचर्स कैश में इशू होते हैं तो क्या जर्नल एंट्रीज होती हैं, अदर देन कैश कैसा होता है, कोलैटरल सिक्योरिटी कैसा होता है, इशू विद द टर्म्स ऑफ रिडम्पशन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर, उसको जानेंगे और जानेंगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स की एंट्रीज को। जब भी कोई पब्लिक लिमिटेड कंपनी शेयर्स इशू करती है तो उसका इंटेंशन होता है पब्लिक से कैश कलेक्ट करना। बट कई बार ऐसा होता है कि कंपनीज के शेयर्स नहीं बिक पाते। जब आपके इक्विटी शेयर्स नहीं बिक रहे हो, आपके प्रेफरेंस शेयर्स भी नहीं बिक रहे हो, सो कंपनी का मैनेजमेंट डिबेंचर्स का ऑप्शन पिक करता है। अब डिबेंचर्स में बहुत सारे फीचर्स तो शेयर्स के हैं, बट डिबेंचर्स का नेचर डेट का है। डिबेंचर इशू करना किसी कंपनी की गुडविल के लिए थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि डिबेंचर वही कंपनी इशू करती है जिस कंपनी के शेयर्स नहीं बिक पाए, और शेयर्स नहीं बिक रहे हैं अगर ये बात मार्केट में जा रही है, दैट मींस कंपनी के फ्यूचर प्लान्स को लेकर पब्लिक जो है वो डाउटफुल है। Public does not want to invest in your organization via capital. That is why you are attracting money via debt. और डेट लेना तो वैसे भी खतरनाक होता है, क्योंकि डेट अपने साथ साथ लाता है इंटरेस्ट का बर्डन, अपने साथ साथ लाता है रेगुलर इंस्टॉलमेंट्स का बर्डन। इसलिए कंपनीज कतराती हैं डेट लेने से। अब डेट भी दो तरीके से लिया जा सकता है, या तो आप बैंक्स के पास चले जाओ, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास चले जाओ, किसी नॉन बैंकिंग फर्म के पास चले जाओ और वहां से लोन लेकर आ जाओ। पर जब आप लोन लेते हो तो वहां लेंडर की कंडीशंस पे लोन दिया जाता है। लोन देने वाला डिसाइड करेगा कि आपको कितने टाइम पीरियड की पेमेंट मिलेगी, लोन देने वाला डिसाइड करता है कि आपकी इंस्टॉलमेंट्स कितनी होंगी, लोन देने वाला डिसाइड करता है कि आपको इंटरेस्ट का बर्डन कितना दिया जाए। बट डिबेंचर एक ऐसा टूल है जहां पर बोरोअर अपनी कंडीशंस पे पैसा ले रहा है। दैट मींस कंपनी पब्लिक से लोन तो ले रही है बट अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे। कैसे पॉसिबल हो पाता है ये, चलिए जानते हैं। अगर आप लोन लेने बैंक के पास जाएंगे तो आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट एक पर्टिकुलर लेंडर से मिलेगा। दैट मींस अगर आपने 1 लाख रुपए बैंक से पिक किया तो आपको पूरा पूरा 1 लाख बैंक को ही देना है। बैंक इतना ह्यूज अमाउंट अगर आपको दे रहा है तो बैंक जाहिर सी बात है आपसे सिक्योरिटीज मांगेगा, हेवी इंटरेस्ट चार्ज करेगा, जल्दी टाइम पीरियड पेमेंट हो जाए तो कम टाइम पीरियड देगा। बट वहीं अगर आप इस 1 लाख को 100 रुपए के छोटे छोटे डिनोमिनेशंस में ब्रेक करके इस पैसे को उठा लें, दैट मींस अगर हम 1000 लोगों से 100 रुपीज कलेक्ट कर ले, हम 1000 ऐसे लोग ढूंढ लें इंडिया में जो हमें 100 रुपए दे सकते हैं, और उनको हम ये प्रॉमिस करें कि हम आपका ये 100 रुपीज विद इंटरेस्ट लौटाएंगे और जब तक ये पैसा हमारे पास रहेगा हम आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट देते रहेंगे। तो इससे दो फायदे हैं। जो आदमी आपको पैसा लेंड कर रहा है उसके लिए वो डिनोमिनेशन बहुत छोटा है। 100 रुपए का रिस्क लेना कंपैरेटिवली इजी है किसी इंसान से 1 लाख रुपए निकालने से, और उस 100 रुपए पे आप बैंक के रेट से ज्यादा इंटरेस्ट अगर आप ऑफर कर दो, आप फिक्स्ड इंटरेस्ट की पेमेंट की प्रॉमिस कर दो, और साथ ही साथ आप प्रिंसिपल अमाउंट वापस करने का प्रॉमिस कर दो, तो क्यों कोई अपना अमाउंट आप पे इन्वेस्ट नहीं करेगा। तो डिबेंचर्स क्या है? डिबेंचर्स इन 100 रुपए के डिनोमिनेशंस में लिया गया वो बहुत बड़ा लोन है जो कंपनी लेती है अपने फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए, ग्रोथ के लिए, वर्किंग कैपिटल के लिए, जिस भी चीज के लिए। फर्क सिर्फ इतना है कि यहां पर एक लेंडर नहीं होता, यहां पर मल्टीपल लेंडर्स होते हैं जिनसे हम छोटे छोटे डिनोमिनेशंस में, दैट कैन स्टार्ट विथ ₹100 कैन गो अप टू 1000 10,000, जितने का भी डिवेंचर हो उतने का अमाउंट हम पिक करते हैं। प्रोसेस वही है कि आपको शेयर्स की तरह सेबी से परमिशंस लेनी होती है, आपको पब्लिक को बताना होता है कि आप उनके अमाउंट को क्यों ले रहे हैं, कहां इन्वेस्ट करेंगे, क्या इंटरेस्ट पे करेंगे, कब कब पे करेंगे, एनुअल होगा, क्वार्टरली होगा, इंटरेस्ट मंथली होगा, कैसे होगा।
उनका अमाउंट उनको वापस कब मिलेगा, उनका अमाउंट बढ़कर मिलेगा या उतना ही मिलेगा। ये सारी बातें बताने के बाद, सारे परमिशन एंड लीजिंग लाइसेंसिंग सब कुछ होने के बाद, डिबेंचर्स को भी इनवाइट करने के लिए, एप्लीकेशंस को इनवाइट करने के लिए डिबेंचर्स को मार्केट में उतारा जाता है। तो प्रोसेस पूरा शेयर्स की तरह होता है, पर डिबेंचर्स को हम डेट्स में काउंट करते हैं। अब समझते हैं डिबेंचर्स का एक्चुअल मीनिंग। जो हमें कंपनीज एक्ट बोलता है वो है, डिबेंचर्स इंक्लूड्स डिबेंचर स्टॉक्स, बॉन्ड्स, एनी अदर इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ द कंपनी एविडेंसिंग अ डेट वेदर कॉन्स्टिट्यूटिंग अ चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी और नॉट। जब भी डिबेंचर इशू होंगे तो वो आपके एसेट्स पे हो सकता है चार्ज हो या ना हो, पर डिबेंचर हमेशा सिक्योर्ड ही होंगे। अगर डिबेंचर का पेमेंट नहीं किया गया तो ये शेयर होल्डर्स नहीं है जो आपका अपना प्रिंसिपल अमाउंट भूल जाएंगे, ये लोग आपके लेंडर्स हैं। सेबी से परमिशन मिलने के बाद आपने डिबेंचर इशू किया है, तो अगर आपने डिबेंचर्स होल्डर्स को इंटरेस्ट या प्रिंसिपल पे नहीं किया, सो दे हैव द राइट टू गेट बैक द मनी बाय सेलिंग ऑफ योर एसेट्स एज वेल। ये होता है डिबेंचर। चलिए अब जानते हैं डिबेंचर इशू कैसे करते हैं। जैसे कि हम शेयर्स को कैश में जब इशू करते थे तो दो पैटर्न में कर सकते थे। एक था डिबेंचर्स शेयर्स इशूड फॉर कैश लमसम, और एक था शेयर्स इशूड फॉर कैश इंस्टॉलमेंट। बिल्कुल सेम, 100% सेम, विदाउट एनी चेंज। वही दो कॉन्सेप्ट यहां पे भी रिपीट होते हैं। डिबेंचर्स कैन बी इशूड इन लमसम, डिबेंचर्स कैन बी इशूड इन इंस्टॉलमेंट एज वेल। लमसम का मतलब क्या सीखा था, जब हम फुल अमाउंट कॉल करते थे हमारे एप्लीकेंट से। अब यहां पर हमने डिबेंचर की वैल्यू को चेंज कर दिया है, जहां शेयर्स बेयर मिनिमम 10 रुपीज का होता है, डिबेंचर्स मिनिमम 100 का होना चाहिए। तो फर्क सिर्फ इतना आया है, पर कॉन्सेप्ट वही है, इवन एंट्रीज भी वही है। अगर आप ध्यान से देखें तो हम करते थे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर आप देखिए बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, और डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू डैश पर्सन डिबेंचर्स। बिल्कुल सेम जर्नल एंट्रीज, सिर्फ शेयर्स की जगह डिबेंचर्स वर्ड को रिप्लेस कर दिया गया है। सेम कॉन्सेप्ट, पहले रिसीविंग एंट्री होती है, फिर ट्रांसफर एंट्री होती है। और अगर इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन होता है तो इंस्टॉलमेंट में क्या होता है कि आप 100 को इनटू स्टेजेस ब्रेक करके कॉल करते हैं, हर स्टेज की दो एंट्री। बिल्कुल सेम रूल, एप्लीकेशन अलॉटमेंट कॉल्स सब कुछ सेम जैसा हमने शेयर्स में पढ़ा। यहां पर भी पहले एप्लीकेशन स्टेज पे रिसीविंग एंट्री पहले होगी, ट्रांसफर एंट्री बाद में होगी, और उसके बाद आने वाली हर स्टेज में ड्यू एंट्री पहले होती है और रिसीविंग एंट्री बाद में होती है। डिबेंचर्स में भी ओवर सब्सक्रिप्शन अंडर सब्सक्रिप्शन पॉसिबल है। अंडर में हमने जो सीखा था कि जितने अप्लाइड हैं हम उसी से क्वेश्चन करेंगे। ओवर में हमने क्या सीखा था कि अगर लमसम है तो हम रिफंड कर देंगे, और अगर इंस्टॉलमेंट है तो हम प्रोराटा अलॉटमेंट कर देंगे। तो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ऑफ शेयर्स यहां पर रिपीट होता है, यहां पर कोई नई बात नहीं है। जो आप शेयर्स में पढ़कर आए हो वही सेम कॉन्सेप्ट यहां डिबेंचर्स में एप्लीकेबल है। बस याद रहे यहां की एंट्रीज में थोड़ा सा माइन्यूट चेंज है, वो है बैंक टू शेयर एप्लीकेशन की जगह आपका एंट्री हो जाता है बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन। शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल की जगह हम यहां लिखते हैं डिबेंचर एप्लीकेशन टू डैश परसेंट डिबेंचर्स। डैश परसेंट मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, जो कि क्वेश्चन में बताया जाता है। अगर मान लो 12% है तो आप 12% लिख दोगे, 9% है 9% लिख दोगे, जो भी एक्स परसेंटेज है आप उसको यूज करते हो। शेयर एप्लीकेशन के बाद हम एंट्री करते थे अलॉटमेंट की, तो यहां पर भी हम बात करेंगे अलॉटमेंट की। यहां पर एंट्री बनती है डिबेंचर अलॉटमेंट टू डैश परसेंट डिबेंचर्स और बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट। कॉल्स की एंट्री क्या बनती होगी, डिबेंचर फर्स्ट कॉल टू डैश परसेंट डिबेंचर्स, बैंक टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल। फाइनल कॉल की एंट्री क्या बनेगी, डिबेंचर फाइनल कॉल टू डैश परसेंट डिबेंचर्स एंड बैंक टू डिबेंचर फाइनल कॉल। पर एक बहुत अच्छी बात है, डिबेंचर्स के अंदर आपको अरियर्स का क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, आपको फोरफीचर नहीं मिलेगा और आपको रीइशू नहीं मिलेगा। तो जैसे कि शेयर्स में अरियर्स पॉसिबल है, यहां हो तो सकता है पर आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि डिबेंचर्स में अरियर्स अलाउड नहीं, होता ही नहीं है कि कोई इंसान अपनी इंस्टॉलमेंट पे नहीं करे, और डिबेंचर्स में फोरफीचर एंड रीइशू नहीं होता, इसीलिए वो टॉपिक आपको चैप्टर में नहीं मिलेगा। तो ये है हमारा डिबेंचर इशूड इन लमसम एंड डिबेंचर इशूड इन इंस्टॉलमेंट्स। आगे चलते हैं। लाइक शेयर्स, एक और टॉपिक यहां पे पूरा पूरा रिपीट हुआ है, वो है शेयर्स इशूड अदर देन कैश। तो यहां पर है
डिबेंचर्स इशूड अदर देन कैश। अगर कंपनी कोई और कंपनी को टेक ओवर करने जा रही है या आपकी कंपनी एसेट्स को बाय कर रही है, तो आप इंस्टेड ऑफ कैश और इंस्टेड ऑफ बैंक, यू कैन ऑल्सो इशू देम डिबेंचर्स इंस्टेड ऑफ पेइंग देम इन कैश। इस तरीके के डिबेंचर्स को हम डिबेंचर इशूड अदर देन कैश बुलाते हैं। इसमें दो केसेस पॉसिबल थे, या तो सिर्फ एसेट्स खरीदे जाएंगे या पूरा का पूरा बिजनेस टेक ओवर होगा। ये टॉपिक 4 नंबर की क्वेश्चंस में बहुत बार पूछा गया और डिबेंचर्स के चैप्टर से क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है। पहली एंट्री अगर आप ध्यान से देखें तो पूरा का पूरा वही कॉन्सेप्ट है जो हम शेयर्स में पढ़ के आए थे। एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज टू वेंडर, जितने के एसेट्स आ रहे हैं, जितनी लाइबिलिटीज आ रही है, और वेंडर को जो पेमेंट की बात हुई है, परचेज कंसिडरेशन जो हम बोलते हैं, वो वही का वही है। और अगर आपका लाइबिलिटी साइड टू साइड ग्रेटर है तो गुडविल, और अगर आपका डेबिट साइड ग्रेटर है तो कैपिटल रिजर्व। तो ये वाला पार्ट जैसे कि मैंने आपको बोला पूरा का पूरा कॉपीड है फ्रॉम शेयर्स, कोई चेंज नहीं। चेंज है वेंडर को हम वहां शेयर्स दे रहे थे तो एंट्री बन रही थी वेंडर टू शेयर कैपिटल टू प्रीमियम, अगर प्रीमियम पे इशू हो रहे हैं, और यहां हम वेंडर को डिबेंचर दे रहे हैं तो एंट्री बन रही है वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, अगर वो प्रीमियम पे है तो। और अगर प्रीमियम पे नहीं, पार पे है, तो वेंडर टू डिबेंचर्स एंट्री बनती है। ये पूरा टॉपिक हमने शेयर्स में भी देखा था और उस टाइम भी मैंने बताया था कि ये टॉपिक आपको डिबेंचर्स में रिपीट होगा। अब इस चैप्टर के हिसाब से ये टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पर्टिकुलर टॉपिक के खासकर फुल लेंथ क्वेश्चंस, जहां पर आप पूरा पूरा बिजनेस टेक ओवर कर रहे हो, इस तरीके के क्वेश्चंस याद से प्रैक्टिस करिए अगर आप डिबेंचर्स में नंबर लाना चाहते हैं तो। नाउ मेनी टाइम्स a company can struggle in arranging the funds, और जब वो शेयर्स और डिबेंचर्स के थ्रू पैसे नहीं ला पाते, so they have to go to banks to take the loans। ये बात बता क्यों रहा हूं, मैं तो डिबेंचर पढ़ा रहा हूं, क्योंकि जो टॉपिक आपके सामने लिखा हुआ है ये उसी पर्टिकुलर चीज से रिलेट करता है। जब किसी कंपनी को बैंक से लोन लेना होता है और अच्छा खासा ह्यूज अमाउंट ऑफ लोन लेना है, और द बैंक इज आस्किंग फॉर सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज मतलब बैंक ये बोल रहा है कि हम आपको लोन तो देंगे बट आपको हमारे पास कुछ मॉर्गेज करना होगा इतने वैल्यू का, जिससे अगर आपने आपका लोन पे नहीं किया एट द टाइम ऑफ इंसॉल्वेंसी हम हमारा अमाउंट रिकवर कर पाए। तो दो तरीके की सिक्योरिटीज रखी जाती हैं। लेट्स से आई एम गोइंग टू टेक अ लोन ऑफ ₹100 CR, तो मुझे प्राइमरीली मेरे 100 CR तक के एसेट्स को मॉर्गेज करना पड़ेगा टू द बैंक, जिसे मैं बुलाऊंगा प्राइमरी सिक्योरिटीज। नाउ दोज एसेट्स कैन इन्वॉल्व लैंड, बिल्डिंग्स, माय मशीन्स, माय फैक्ट्री बिल्डिंग, माय एवरीथिंग, माय एवरी टैंजिबल लॉन्ग टर्म एसेट। बट बैंक कैन आस्क फॉर मोर एट टाइम्स। अगर बड़े अमाउंट्स की बात होती है तो बैंक से रिस्क नहीं लेना चाहते, बैंक चाहते हैं कि उनका पैसा डूबे नहीं, क्योंकि एसेट्स तो डेप्रिशिएट भी होंगे। अगर आप लोन लोगे और लोन का आप 10 सालों तक पेमेंट करोगे तो 10 साल बाद जो आज आपके एसेट्स की वैल्यू है वो नहीं रहने वाली है, वो वैल्यू कम हो जाएगी, डेप्रिशिएट हो जाएगी। और इस चीज से बैंक घबराता है। बैंक नहीं चाहता कि अगर आप 9th ईयर में या 8th ईयर में इंसॉल्वेंट हो तब तो आपकी आज की वैल्यूज बचेंगी ही नहीं, वो तो डेप्रिशिएट हो जाएंगी। तब क्या करेगा बैंक? तो आपको उसे एक डुअल सिक्योरिटी देना पड़ता है, एक कोलैटरल सिक्योरिटी देना पड़ता है। सो कोलैटरल सिक्योरिटीज आर दोज सिक्योरिटीज व्हिच आर गिवन इफ इन केस बैंक्स आस्क फॉर अ सेकंड राउंड ऑफ सिक्योरिटीज। ऐसी सिक्योरिटीज में गवर्नमेंट ने अलाउ किया है कंपनीज को कि वो डिबेंचर्स को एज अ सिक्योरिटी रख सकते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं डिबेंचर्स इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी। इस पूरे टॉपिक में आपको एक सिनेरियो दिया जाता है, एक सीन दिया जाएगा कि आपकी एक कंपनी है, वो एक लोन लेने के लिए बैंक के पास जा रही है, कुछ XYZ एसेट्स को मॉर्गेज कर रही है और साथ ही साथ डिबेंचर्स को भी इशू कर रही है। तो याद रहे वहां जो डिबेंचर्स इशू किए जा रहे हैं वो एक्चुअली इशू नहीं किए जा रहे, वो डिबेंचर्स सिर्फ मॉर्गेज करे जा रहे हैं, सिर्फ गिरवी रखे जा रहे हैं। Bank is not going to be the debenture holder of the company. The company is not required to pay any kind of interest on these debentures which are issued as collateral security. ना ही इन debentures का रीपेमेंट करना पड़ेगा, ना ही रिडीम करने पड़ेंगे। ये debentures सिर्फ एक सिक्योरिटी पर्पस से बैंक के पास रखे जाएंगे, और अगर हम
टाइमली पेमेंट कर देते हैं तो बैंक उन डिबेंचर्स को हमें वापस कर देगा। पर जब तक हमारा लोन चलेगा तब तक बुक्स में डिबेंचर्स इशूड दिखाएंगे। और अगर ये डिबेंचर इशू हुए हैं पर इन पे इंटरेस्ट नहीं देना, इसमें हमें कोई रीपेमेंट नहीं करना, तो फिर हमारे बुक्स में तो गड़बड़ होने लग जाएगी। इसीलिए इन डिबेंचर्स को हम एक स्पेशल अकाउंट में डालकर दिखाते हैं जिसका नाम है डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट। ऐसे डिबेंचर्स जो कि एक्चुअली इशूड नहीं हुए हैं, जो सिर्फ मॉर्टगेज्ड किए गए। इसके ऊपर अगर क्वेश्चंस आएंगे तो आपको बैलेंस शीट ट्रीटमेंट ज्यादातर पूछा जाएगा, जो कि कुछ इस तरीके से आपको बनाना होगा। चलिए वो देखते हैं। सो मेन बैलेंस शीट जो होती है वो हम कभी भी पूरे क्वेश्चन में, फुल लेंथ क्वेश्चन में आपसे पूरी पूरी बैलेंस शीट्स नहीं पूछी जाती, तो बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट ही आपको एग्जाम में बनाकर आना है। यहां से ध्यान से देखिए, मैंने सीधे यहाँ पे नॉन करेंट लायबिलिटीज लिखा हुआ है क्योंकि हेड नंबर 2 ही हमारे काम की चीज है पूरे एंटायर डिबेंचर के चैप्टर में। डिबेंचर्स आर अ पार्ट ऑफ नॉन करेंट लायबिलिटीज, उसका सब हेड क्या होता था? लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, चैप्टर नंबर 1 पार्ट सी याद कर लो। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स पॉइंट नंबर 1 नोट्स टू अकाउंट्स में डालकर आप यहां पे वैल्यू ब्लैंक छोड़ देते हैं। अगर कोलैटरल सिक्योरिटी का क्वेश्चन है तो ऐसे ही करना, बस इसमें वैल्यूज आपको फिट करते जाना और कुछ नहीं। वैल्यूज कैसे फिट करना है ध्यान से सुनोगे समझ में आ जाएगा। तो मैंने क्या बोला, इतना आपको फॉर्मेट बनाना है, ये वैल्यू ब्लैंक छोड़ देना है। ये वैल्यू कहां से निकलेगी? नोट से। कैसे? आप लिखोगे लोन फ्रॉम बैंक, पॉइंट नंबर ए, लोन की वैल्यू लिख दोगे। जितने का भी आप लोन उठा रहे हो, आपकी कंपनी अगर 100 सीआर का लोन लिख रही है तो आप 100 सीआर लिख दोगे। 50 सीआर का लोन ले रही है, 50 सीआर लिख दोगे। जितने का भी लोन कंपनी ले रही है वो आप यहां पे दिखा दोगे। उसके बाद आप लोगों को पॉइंट बी डैश % डिबेंचर्स एट द रेट ऑफ 100 ईच, क्योंकि याद रहे कोलैटरल में हमेशा डिबेंचर्स पार पे इशू होते हैं, प्रीमियम या डिस्काउंट पे नहीं। पार क्या था, प्रीमियम क्या था, डिस्काउंट क्या था, शेयर्स में हमने पढ़ा है। डैश % डिबेंचर्स एट द रेट ऑफ 100 ईच, अगर 100 का है या जो भी फेस वैल्यू है, और आप यहां डिबेंचर्स की वैल्यू लिख दोगे। अब जितने के डिबेंचर्स कोलैटरल की तरह इशू किए जाते हैं वो या तो लोन वैल्यू के बराबर होते हैं या लोन से ज्यादा होते हैं, कम नहीं हो सकते क्योंकि आप सिक्योरिटी इशू कर रहे हैं। और जितने के डिबेंचर आप कोलैटरल की तरह इशू करेंगे उतनी ही वैल्यू से आप डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट ओपन करके यहां पे माइनस करके दिखा देते हैं। तो नेट अगर मैं आपको समझाऊं कि इन दोनों वैल्यूज का आपस में डिडक्शन हो जाता है, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती हैं। वी आर लेफ्ट विद द वैल्यू ऑफ लोन ओनली एंड दैट लोन इज शोन इनसाइड द मेन बैलेंस शीट। इससे हमें ये समझ में आता है कि अगर कोलैटरल सिक्योरिटी का क्वेश्चन आए तो लोन की वैल्यू से बैलेंस शीट बनाना, लोन की ही वैल्यू आपके लिए मेन वैल्यू है। बाकी डिबेंचर कितने के इशू है वो सब कुछ आपको वर्किंग में दिखाना है और वो डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट से नल हो जाएंगे, वॉइड हो जाएंगे। ये करने के लिए आपको 4 नंबर मिलेंगे अगर ये क्वेश्चन आता है तो, और इसके अगर आपने 5 से 6 इलस्ट्रेशंस भी बना लिए तो ये टॉपिक मोर देन इनफ है। When the company issues debentures to the public, they also have to tell what amount they are going to repay them after the expiry of the term. उस रीपेमेंट को टेक्निकली रिडम्पशन बुलाया जाता है। रिडम्पशन का मतलब है कि आपने पब्लिक से जो लोन लिया हुआ है उसे आप रीपे कर रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, अगर कोई कंपनी लोन ले रही है, डिबेंचर्स इशू कर रही है, तो वो इंस्टेंटली रिडीम तो नहीं करेगी, कुछ सालों के बाद ही रिडीम करेगी। तभी तो डिबेंचर्स को हम लॉन्ग टर्म डिबेंचर्स में, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में काउंट करते हैं। इट कैन बी 5 इयर्स, 3 इयर्स, 8 इयर्स, 10 इयर्स। बट आपको यह बात पहले से बताना पड़ेगा कि रिडम्पशन कितने अमाउंट पे किया जाएगा। हमें यह पता है कि डिबेंचर्स को इशू 3 तरीके से किया जा सकता है। दो तो हमने शेयर्स में देखे हुए हैं, इशू एट पार, इशू एट प्रीमियम। बट डिबेंचर्स को डिस्काउंट पे भी इशू करना अलाउड है, शेयर्स को नहीं है। तो अ कंपनी कैन इशू डिबेंचर्स एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। यहां तक तो ठीक है। पर जब हम रिडम्पशन करते हैं तो हम रिडम्पशन सिर्फ 2 ही तरीके से कर सकते हैं। या तो हम उन्हें उनका फेस वैल्यू पूरा पूरा लौटा दें, दैट मींस 100 रुपए का डिबेंचर है, 5 साल तक आप 100 रुपए पे इंटरेस्ट देते रहोगे और 5 साल बाद वापस 100 रुपए दे दोगे। तो आप बोलोगे कि सर फिर लोग कंपनी के डिबेंचर्स क्यों खरीदेंगे अगर 5 साल बाद उन्हें 100 ही रुपए मिलने हैं? क्योंकि बेटा 5 साल तक इंटरेस्ट भी तो मिलेगा और वो इतना हैवी होता है कि आपको अच्छी खासी रिटर्न्स मिल जाती हैं। तो पब्लिक विल अग्री टू दिस। साथ ही साथ अगर आप उन्हें बढ़ाकर प्रॉमिस कर दो कि विल बी पेइंग 120 रुपीज आफ्टर 5 इयर्स, तो ये तो सोने पे सुहागा वाली बात है। आप 5 साल तक इंटरेस्ट भी दे रहे हो और 5th ईयर बाद उनके प्रिंसिपल अमाउंट को बढ़ाकर भी दे रहे हो, तो भी पब्लिक रेडी हो जाएगी। बट इस बात पर तो कोई रेडी नहीं होगा
कि आप उनके प्रिंसिपल अमाउंट को ही कम कर दो। ये तो लोन के बेसिक रूल्स को ब्रेक कर रहा है, क्योंकि लोन में तो जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो तो मिलना ही मिलना होता है, साथ ही साथ इंटरेस्ट मिलना है। पर यहां हम बोल रहे हैं रिडम्पशन को हम कम करके कम वैल्यू पे दे दे। सो रिडम्पशन डिस्काउंट पे वॉइड है, पॉसिबल ही नहीं है, इलॉजिकल है, अकाउंट्स के प्रिंसिपल्स को ब्रेक करता है, इसलिए रिडम्पशन डिस्काउंट पे नहीं कर सकते। रिडम्पशन पार और प्रीमियम पे हो सकता है, ये तो हमें समझ में आता है। अब इस पूरे सिनेरियो को, क्योंकि हमें इशू के टाइम ही ये चीजें बतानी होती है पब्लिक को कि हम आपको रिडम्पशन पे आपका फुल अमाउंट वापस करेंगे या विथ प्रीमियम वापस करेंगे, इसका इंपैक्ट हमारी इशू की एंट्रीज में ही आता है। इसलिए हमें 6 केसेस के ऊपर जर्नल एंट्रीज पूछी जा सकती हैं। सो वन बाय वन हम उन 6 केसेस को समझने की कोशिश कर रहे हैं। पहले 3 केस जो मैं आपको समझा रहा हूं, वहां पर मैं ले रहा हूं रिडम्पशन एट पार। मतलब ये कि इन पहले 3 केसेस में कंपनी हैड प्रॉमिस्ड टू पे द वैल्यू ऑफ रिडम्पशन एट पार, मतलब 100 रुपए का अगर डिबेंचर है तो 100 रुपए ही वापस किए जाएंगे। तो पहले 3 केसेस में रिडम्पशन पार पे लेके चलेंगे, बाकी 3 केसेस में हम रिडम्पशन प्रीमियम पे लेके चलेंगे। ठीक है, चलिए पहला देखिए। पहला केस है जब मैंने इशू एट पार किया है, पब्लिक से 100 रुपए लिए हैं विद अ प्रॉमिस के वापस भी कितना करूंगा, 100 ही वापस करूंगा। मीनवाइल आई विल बी पेइंग इंटरेस्ट टू द पब्लिक। सो व्हाट विल बी द एंट्रीज, अभी लमसम से समझा रहा हूं, इंस्टॉलमेंट में भी हो सकता है, पर जनरली डिवेंचर्स का ये टाइप का जो क्वेश्चन आता है ये लमसम में ही आता है। तो लमसम की 2 एंट्री क्या होती थी, एक होती थी रिसीविंग की, हम इशू की एंट्रीज कर रहे हैं, हम रिडम्पशन की नहीं कर रहे हैं। इस टॉपिक में हमें रिडम्पशन की एंट्रीज नहीं करनी है, हमें सिर्फ रिडम्पशन का इंपैक्ट दिखाना है हमारी इशू की एंट्रीज में। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये टॉपिक तो रिडम्पशन का लग रहा है, नहीं रिडम्पशन का टॉपिक नहीं है, ये इशू का टॉपिक है। इशू में हमें हमारा आगे आने वाला लॉस, हमारा रिडम्पशन का लॉस दिखाना है। इस केस में तो कोई लॉस नहीं हो रहा रिडम्पशन अगर आप पार पे कर रहे हैं तो, क्योंकि आपने 100 रुपए लिए हैं और आप वापस भी 100 रुपए कर रहे हैं। तो पहली एंट्री क्या बनेगी, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन विद ₹100 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ डिबेंचर इशूड, और दूसरी एंट्री बन जाएगी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू -% डिबेंचर, जितने के भी डिबेंचर हैं। मतलब ये इशू एट पार, रिडम्पशन एट पार वाला जो केस है वो बिल्कुल इजी नॉर्मल जैसे करते हैं वैसे ही कर दिया जाता है। तो अगर आपको इसका क्वेश्चन मिले तो आपको ये करना है। क्लियर, अंडरस्टूड। केस नंबर 2, नाउ इशू एट प्रीमियम विथ रिडम्पशन एट पार। यहां पे हमने क्या लिया है, हमारा बेस वैल्यू जो है डिबेंचर का वो 100 रुपीज है, पर कंपनी इज गोइंग टू इशू इट एट ₹120, बट रिडम्पशन कितने पे होगा, याद रहे 100 पे। इसको ध्यान से देखो वरना समझ नहीं आएगा क्या बता रहा हूं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। 2 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो कोलैटरल सिक्योरिटी वाला पार्ट अदर देन कैश, तो डेफिनेटली इस चैप्टर से आना ही चाहिए, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत ज्यादा कुछ है नहीं टॉपिक्स एज कंपेयर टू शेयर्स। तो ये 2-3 टॉपिक्स हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अदर देन कैश, कोलैटरल सिक्योरिटी एंड इशू विद द टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन। इन 3 टॉपिक्स को तो आपको बहुत ध्यान से करना है। तो हमारा केस चल रहा है केस नंबर 2, इशू एट प्रीमियम रिडेम्पशन एट पार। एंट्री नंबर 1 बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट बिल्कुल सेम। एंट्री नंबर 2 यहां पे प्रीमियम आ गया है, जैसे कि हम नॉर्मल इशू के एंट्रीज में दिखाते थे, प्रीमियम को क्रेडिट करके वही चीज आपको यहां पे करनी है। मतलब कोई चेंज नहीं आया है अभी तक। जैसे कि मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, जब तक रिडम्पशन एट पार चलेगा तब तक कंपनी के लिए लॉस नहीं है। चीजें बदल जाती हैं जब रिडम्पशन एट प्रीमियम होता है। तो पहले 3 केस बिल्कुल नॉर्मल चलते हैं। एक केस और देख लो, इशू एट डिस्काउंट रिडम्पशन एट पार, केस नंबर 3। अब हम पब्लिक से 90 रुपीज ले रहे हैं और वापस कितना करेंगे, 100। तो पब्लिक के लिए फायदे की बात है, डेफिनेटली फायदे की बात है। प्लस 5 इयर्स तक इंटरेस्ट भी देने वाले हैं, वो तो अलग फायदा है ही। क्या प्रेजेंटेशन होगा एंट्रीज का देख लीजिए। बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 90 रुपीज से होगा, और यहां पर बैंक डिबेंचर एप्लीकेशन डिस्काउंट टू -% डिबेंचर्स multiplied by 90 multiplied by 10 and multiplied by 100. discount is a loss for the company, that is why discount यहां पर डेबिट किया जाता है। सो एज आई सेड पहले 3 केसेस बिल्कुल नॉर्मल है, पार, प्रीमियम और डिस्काउंट, क्योंकि रिडम्पशन एट पार चल रहा है। मेन केसेस है हमारे लिए केस नंबर 4, 5 एंड 6, जब हम इन तीनों इश्यू के केसेस को रिडम्पशन एट प्रीमियम पे समझते हैं। चलिए देखते हैं। यहां से अब आते हैं हमारे मेन केसेस की तरफ। केस नंबर 4, इशू एट पार, रिडम्पशन एट
प्रीमियम। पब्लिक से आप कितना अमाउंट ले रहे हो? 100 रुपए। पर अब आप उनको 5 साल बाद या जितने भी नंबर ऑफ ईयर्स के डिबेंचर्स हैं उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद 100 रुपीज की जगह 120 का प्रॉमिस कर रहे हो। Now, this loss is already known to the company and according to the prudence principle, आगे आने वाले लॉसेस को आपको पहले से ही अकाउंट करना है। यही तो सीखा है हमने क्लास 11th में। प्रूडेंस प्रिंसिपल हमें यही तो सिखाता था कि फ्यूचर लॉसेस को बुक्स में अकाउंट कर दो, पहले से दिखा दो जो लॉस होने वाला है। हमें पता है हमें 20 रुपए का लॉस होने वाला है, तो इशू की पहली एंट्री तो वही है, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन। पब्लिक से कितना मिलेगा? 100 रुपए, तो हमने 100 रुपए से ही एंट्री करनी है। एंट्री नंबर 2 पे ध्यान दीजिए। नॉर्मल केसेस में डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू डिबेंचर्स ही चलता और 100 रुपए से हम डेबिट क्रेडिट कर देते। बट अब आपको यहां पर दो नए अकाउंट दिख रहे हैं, वो है लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एंड प्रीमियम ऑफ ऑन रिडम्पशन। रिडम्पशन पे दिए जाने वाले प्रीमियम को सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं बोला जाता, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन बोला जाता है, क्योंकि ये जो प्रीमियम है हमारे लिए लॉस है, ये हमारे लिए एक लायबिलिटी है और साथ ही साथ लॉस है कि ये 20 रुपीज हमें एक्स्ट्रा पे करने पड़ रहे हैं। इस वजह से बुक्स में प्रीमियम ऑन रिडम्पशन लायबिलिटी के तौर पे क्रेडिट हो रहा है और उतनी ही वैल्यू से एक नया अकाउंट बुक्स में ओपन हो जाता है जिसका नाम है लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। सो दिस इज हाउ यू हैव टू डू द एंट्री, नॉट विथ 10, प्रीमियम 20 का था तो 20 से किया जाएगा। तो ये एंट्री आपकी बनेगी और ये चेंज है जो आपको केस नंबर 4, 5, 6 में दिखता है। दो नए अकाउंट बुक्स में डेबिट और क्रेडिट हो जाते हैं, वो भी ट्रांसफर एंट्री में ही होते हैं। वो है लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स विथ रुपीज विद द अमाउंट ऑफ प्रीमियम एंड प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। ये अकाउंट हमेशा बराबर चलेंगे। इसीलिए मैं आपको बोल रहा था केस नंबर 4, 5, 6 ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए। 5 और 6 भी देख लेते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस पर्टिकुलर टॉपिक में बहुत बार कंफ्यूजन होता है कि लॉस और प्रीमियम और रिडम्पशन का इशू के प्रीमियम के साथ क्या लिंक है। अगर आपने ये केस ध्यान से सुना और समझा तो आपका वो कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगा। सो आई हैव टेकन अ एग्जांपल वेयर द फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर वाज ₹100 एंड वी आर इशूइंग इट एट प्रीमियम। तो ये इशू एट प्रीमियम है विथ रिडम्पशन एट प्रीमियम का केस नंबर 5। हम केस नंबर 5 की बात कर रहे हैं, ठीक है। इशू एट प्रीमियम, रिडम्पशन एट प्रीमियम। पर जानबूझ के प्रीमियम मैंने रिडम्पशन का 105 रुपए, मतलब 5 रुपए रिडम्पशन का प्रीमियम है और इशू का प्रीमियम तो 20 रुपए है, तो देखने में तो ये प्रॉफिट है, बिल्कुल प्रॉफिट है। आप 120 रुपए ले रहे हैं पब्लिक से पर वापस 105 रुपए करेंगे तो 15 रुपए का प्रॉफिट डेफिनेटली है। पर बुक्स नहीं मानती, अकाउंट्स नहीं मानता, क्योंकि हम स्पेसिफिक चीजों पे ध्यान देते हैं। देखिए क्या एंट्रीज है और कैसे आपको इन केसेस को दिखाना है। बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन 120 because issue price is of 20, so this will be of 120। ध्यान से देख लो, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट, पहली एंट्री जो हमारी होती है, अभी तक एंट्री देखो आप सब जगह सेम है, बस हमें मल्टीप्लीकेशन का ध्यान देना है। तो हमेशा ये याद रखो इशू प्राइस से ही की जाती है। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 120, 2% डिबेंचर्स टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। सो 120, 120 एज इट इज है, जैसे कि हम दिखाते हैं प्रीमियम के केसेस में, इसमें कोई बदलाव नहीं है। आप देखें ये वैसा ही है, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट जैसे चल रहा था, 2% डिबेंचर्स टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, यही तो ब्रेकअप हम दिखाते थे, अभी तक हम ऐसे ही तो दिखा रहे हैं, इसमें तो कोई गड़बड़ नहीं है। बस आप देखिए लॉस ऑन इशू और प्रीमियम रिडेम्पशन अलग से डेबिट और क्रेडिट हो रहे हैं 5 रुपए से। इससे यह समझ में आता है कि अगर रिडम्पशन पे 1 रुपए भी प्रीमियम है तो ये अकाउंट डेबिट और क्रेडिट करने पड़ेंगे। दैट ऑल्सो मीन्स कि इशू के प्रीमियम का रिडम्पशन के प्रीमियम से कोई रिश्ता नहीं है, वो अलग प्रीमियम है, ये अलग प्रीमियम है और इसे हमेशा बुक्स में लॉस माना जाएगा, चाहे ये 1 रुपए भी हो। अगर ये 101 में भी रिडम्पशन करते तो भी हम लॉस ऑन इशू और प्रीमियम रिडम्पशन को अलग से डेबिट और क्रेडिट करके दिखाते। आप नेट प्रॉफिट नहीं दिखा सकते, ये गलत ट्रीटमेंट होगा। इसलिए ध्यान से इन दोनों एंट्रीज का विथ वैल्यू ये प्लेसमेंट समझ लो। आपको इस केस से, अगर आपने ये केस समझ लिया तो इस पूरे इंटायर टॉपिक का ये मास्टर केस है। अगर आपको ये आ गया तो आपको सारे 6 के 6 केसेस बन गए। ऐसे सॉल्व करना है आपको इशू विद द टर्म्स ऑफ रिडम्पशन। एक और पिक कर लेते हैं डिस्काउंट वाला, वो तो और सिंपल है।
अगर कंपनी 100 रुपीज के डिबेंचर को 90 में इशू करे तो हम उसे बोलते हैं इशू एट डिस्काउंट, और साथ ही साथ प्रीमियम जो है, रिडम्पशन का जो प्रीमियम है वो 5 रुपए रख दिया जाए। मतलब अब ये केस है केस नंबर 6, इशू एट डिस्काउंट, रिडीम्ड एट प्रीमियम। अगर आप इसको टेक्निकली समझे तो आपका 10 रुपीज का लॉस हो गया इशू में, और 5 रुपए का और लॉस होने वाला है रिडम्पशन पे, तो टोटल लॉस 15 है। तो आप लॉस ऑन इशू अकाउंट में डायरेक्टली 15 भी दिखा सकते हैं, दैट इज ऑल्सो करेक्ट एंड रिकमेंडेड वही है। पर ज्यादा इजीली समझने के लिए हमने इसे ब्रेक करके समझा। सो देखिए, पहली एंट्री बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन डेवलपमेंट 90 रुपीज से हो रही है क्योंकि इशू प्राइस 90 रुपीज रखा गया है। उसके बाद आप देखिए डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट में 90, लॉस ऑन इशू में 5। एज आई सेड, हमेशा कंपेयर करो पार वैल्यू से, कभी गड़बड़ नहीं करोगे। तो लॉस ऑन इशू में 5 आया, आप चाहे तो 15 भी डाल सकते हैं, डिस्काउंट का जो लॉस है वो क्लब किया जा सकता है क्योंकि लॉस तो लॉस होता है, लॉस के नेचर्स अलग अलग नहीं है। 2% डिबेंचर्स 100 है, डिस्काउंट का अलग से मैंने डेबिट करके दिखाया है, एंड प्रीमियम रिडम्पशन को मैंने 5 रुपीज पे रखा है। तो या तो आप ये वाला ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं, या फिर आप लॉस ऑन इशू में क्लब करके डायरेक्टली 15 अमाउंट भी डाल सकते हैं, डिस्काउंट अकाउंट को अलग से नहीं दिखाना चाहते हैं। तो दोनों ही ट्रीटमेंट्स वैलिड है, और यहां पर आके ये आपका टॉपिक भी खत्म होता है। एज आई सेड, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर। इस टॉपिक के जितने ज्यादा क्वेश्चंस बना सकते हो बना लेना, अगर आप डिबेंचर्स में नंबर नहीं गंवाना चाहते तो। मूविंग ऑन टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, और अब बात करते हैं इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक की, वो है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। अब डिबेंचर्स जैसे कि डेट है, हमें पता है, और इस पे हमें इंटरेस्ट टाइमली पे करना पड़ता ही पड़ता है। इंटरेस्ट कंपनीज एनुअली पे करती हैं, और बिकॉज हम कंपनी अकाउंट्स की बात कर रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट हमारा ईयर अप्रैल टू मार्च चलेगा अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013। क्वेश्चन में अगर आपको इंटरेस्ट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी जाए तो मान के चलिए कि इंटरेस्ट कंपनी एनुअली पे करती होगी, और वो भी किस डेट पे? ऑन द डेट ऑफ क्लोजर ऑफ द बुक्स, दैट इज 31st ऑफ मार्च। बट एट टाइम्स इंटरेस्ट हाफ ईयरली या क्वार्टरली भी पे किया जा सकता है। हाफ ईयरली का मतलब होगा कि जो एनुअल इंटरेस्ट है उसे 2 इंस्टॉलमेंट्स में, दैट इज 30th ऑफ सितंबर, जहां पे आपकी पहला हाफ ईयर कंप्लीट होता है, और फिर 31st ऑफ मार्च को पे किया जाएगा। अगर क्वार्टरली इंटरेस्ट पे किया जा रहा है तो हम 4 क्वार्टर्स में, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट क्वार्टर दैट इज अप्रैल मई जून, तो 30th ऑफ जून को पहला इंस्टॉलमेंट निकाला जाएगा, फिर जुलाई अगस्त एंड सितंबर, 30th सितंबर, देन 31st दिसंबर, एंड देन 31st ऑफ मार्च। इस तरीके से इंटरेस्ट का पेमेंट किया जाता है। इंटरेस्ट निकालते कैसे हैं और इंटरेस्ट का पेमेंट एंट्री वाइज कैसे किया जाता है, चलिए वो भी देख लेते हैं। तो पहले आप ये समझिए कि इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे निकालना है, इशूड एट पार, इशूड एट प्रीमियम, इशूड एट डिस्काउंट, रिडम्पशन एट पार, रिडम्पशन एट प्रीमियम, इन सब का कोई लिंक नहीं है हमारे इंटरेस्ट कैलकुलेशन से। डिबेंचर का जो ओरिजिनल फेस वैल्यू है उसी को यूटिलाइज करना है इंटरेस्ट के लिए। लेट्स से 5000 डिबेंचर्स इशू हुए हैं, 9% डिबेंचर्स हैं, उनका फेस वैल्यू 100 था, इशूड एट प्रीमियम है। हम इंटरेस्ट 5000 मल्टीप्लाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 9/100 करेंगे, ना कि 120। तो याद रहे, इशू प्राइस को मत देखना, इंटरेस्ट के लिए हमेशा फेस वैल्यू को लिया जाता है। दिस शोज कि कंपनी एनुअली 45,000 रुपीज का इंटरेस्ट पे करती है। तो इंटरेस्ट की जर्नली 3 एनुअल एंट्रीज की जाती हैं। पहला इंटरेस्ट ड्यू, दैट इज इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स टू डिबेंचर होल्डर्स। दूसरा इंटरेस्ट पेमेंट करने का, डिबेंचर होल्डर्स टू बैंक। और तीसरा उस इंटरेस्ट को पीएनएल में शिफ्ट करने का, बिकॉज ये जो इंटरेस्ट है ये हमारे लिए एक नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, इसलिए स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, ये तीनों एंट्रीज 45,000 से साल के एंड में, दैट इज 31st ऑफ मार्च, तब तक करते रहेंगे जब तक कंपनी डिबेंचर्स रिडीम नहीं कर देती। वेराज अगर ये हाफ ईयरली होता तो हम 45,000 दो बार नहीं, 45,000 का हाफ दैट इज 22,500 दो बार करके इंटरेस्ट निकालते हैं। वो दो एंट्रीज कब कब होंगी? 30th ऑफ सितंबर को इंटरेस्ट ड्यू और इंटरेस्ट पेमेंट की एंट्री होगी, उसके बाद फिर से 31st मार्च को इंटरेस्ट ड्यू एंड इंटरेस्ट पेमेंट की एंट्री होगी। बट याद रखना, आपको इंटरेस्ट जो पीएनएल में शिफ्ट करना है, दिस वन, ये वाली जो एंट्री है, ध्यान से देख लो, ये वाली जो एंट्री है ये आपको साल के एंड में ही करना है और पूरे टोटल इंटरेस्ट के साथ करना है, टोटल एनुअल इंटरेस्ट के साथ आपको ये अमाउंट वहां पे डालना है। इतना ही है इंटरेस्ट, बहुत ज्यादा डेप्थ में मत जाओ, इंटरेस्ट के क्वेश्चंस कम आते हैं। एज आई सेड,
जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का वो अदर देन कैश, कोलैटरल सिक्योरिटी एंड इशू विद द टर्म्स ऑफ रिडम्पशन है। अगर आप इशू के चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट पिक करना चाहते हैं तो इन चैप्टर्स के इन क्वेश्चंस पे और इन टॉपिक्स के क्वेश्चंस उठा लीजिए। काफी हद तक आपका ये चैप्टर प्रिपेयर हो जाएगा। बाकी सारे टॉपिक्स के भी कुछ इलस्ट्रेशंस याद से करिएगा। इजी चैप्टर है एंड आई थिंक कि इसमें आपके मार्क्स नहीं जाने चाहिए। एज कंपेयर टू शेयर्स यहां पर आपको कम मेहनत करनी पड़ती है और टॉपिक्स बहुत इजी भी है। होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। चलिए अब हम बात करेंगे रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स की इन द नेक्स्ट सेशन।